काले अंगूर के पेड़ पर चुड़ैल। शिल्पा नाम की 6 वर्षीय बच्ची अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक दिन अपनी बेटी को खेलते हुए देखकर वो कहता है, पता नहीं मैं कितने दिन जीऊंगा, मेरे अलावा इसका कोई सहारा नहीं है। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहिए। अब क्यों ना मैं अंगूर का पेड़ लगा दूं, जिससे भविष्य में वो उसे बेच वो अपना खर्चा चला लेगी। शिल्पा बेटी, अरे जरा इधर तो आना। आई पिताजी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर तुझे कुछ देना चाहता हूँ। पिताजी, आपको तो खांसी आ रही है, मैं पानी लाती हूँ। अरे बेटा, ठीक हूँ मैं। तभी शिल्पा पानी लाकर अपने पिता को पानी पिलाती है। अब ठीक है ना आप? अरे हाँ बेटा, ठीक हूँ, इतनी चिंता मत किया कर मेरी। ये सब छोड़िए और मेरे साथ चलिए। तभी राजेश अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर आंगन में आ जाता है और कहता है, बेटा यहाँ छोटा सा गड्ढा करो। पर क्यों पिताजी? अरे करो तो बेटा। अपने पिता की बात सुनकर वो एक छोटा सा गड्ढा कर देती है। फिर राजेश अंगूर का पौधा लाकर कहता है, बेटा हम इस पौधे को लगाएंगे तो बड़ा होकर पता है क्या बनेगा। अरे तुम्हारा पसंदीदा अंगूर का पेड़, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरे हाँ पिताजी, मुझे बहुत पसंद है अंगूर। ये मैं तो अंगूर खाऊंगी। पिताजी, कब आएगा ये पेड़ पर? बेटा अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें, 1.5 साल लगभग। अच्छा पिताजी। अच्छा बेटा, लेकिन जब आपके पास मैं नहीं होऊंगा तब इस पेड़ पर अंगूर आ जाएंगे। उस समय आप इन्हें बाजार में बेच अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। अरे पिताजी, आप ये सब मुझे क्यों कह रहे हो? मैं क्यों करूंगी? आप हो ना, आप आ जाओगे तो साथ में अंगूर बेचने चलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें बाद में मेरी सारी बातें समझ आ जाएगी बेटा। इस तरह बचे कुछ लम्हे राजेश अपनी बेटी के साथ गुजारता है। दरअसल उसे कैंसर था, जिस कारण उसके पास कुछ ही महीने बचे थे। छोटी सी शिल्पा अपने पिता का ख्याल रखती है, उसके साथ खेलती है, बातें करती है। दोनों साथ में अंगूर के लगाए पौधे में पानी डालने लगते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे अंगूर का पौधा बड़ा होकर पेड़ में बदल जाता है, जिस पर अंगूर आना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अपनी बेटी के साथ खेलते वक्त वो खांसने लगता है, जोर जोर से खांसने लगता है, जिससे शिल्पा परेशान होकर अपने पिता के लिए पानी के गिलास लाती है और उन्हें पिलाती है। फिर पीठ थपथपा कर कहती है, पिताजी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आपकी इतनी तबीयत अचानक क्यों खराब हो गई है पिताजी? उठिए पिताजी। शिल्पा बेटी, अरे मेरी बात सुन, तुझे अपना ख्याल खुद रखना है। अब तुझे बहुत हिम्मत वाला बनना पड़ेगा बेटा। जिंदगी बिताने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है? मेरा सफर बस यहीं तक था। मैंने तुझे आज तक बताया नहीं कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। ये मुझे वैद्य ने 1 साल पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने तेरे लिए ये अंगूर का पेड़ लगाया है। मेरे जाने के बाद यही तेरा सहारा है बेटा। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा जाना होगा, तू राजन चाचा के साथ रहना, वो मेरे बारे में जानते हैं। तभी राजन आकर कहता है, राजेश मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी का ख्याल रखूंगा। चाचा, ये पिताजी को क्या हुआ? उन्हें ठीक नहीं कर सकते क्या? बेटा तेरे पिताजी का इलाज शहर जाकर होना था, जहाँ बहुत पैसे लगने थे, पर पैसे ना होने के कारण तेरे पिताजी ने फैसला किया कि जितनी जिंदगी बची है उसे तेरे साथ जिएंगे वो। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए आप। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाओ। शिल्पा बेटी, ऐसे रो मत, मुझे जाते जाते और तकलीफ देगी क्या बेटा? नहीं पिताजी, मैं नहीं रोऊंगी, आप परेशान मत होइए। इतने में राजेश के प्राण निकल जाते हैं। शिल्पा बहुत रोती है। राजन उसकी आंखें बंद कर देता है। जैसे तैसे शिल्पा अपने आप को संभालती है, पर पिता की याद आना तो लाजमी था। राजेश को याद करते वक्त वो हमेशा उस अंगूर के पेड़ को देखती है। फिर धीरे धीरे उस पर अंगूर आ जाते हैं, जिसे बेचकर वो आए पैसों से अपना गुजारा करती है और गुजरते समय के साथ वो बड़ी हो जाती है। शिल्पा को अंगूर बेचने से काफी तरक्की होती है, जिस तरक्की को देखकर राजन जलने लगता है। बहुत कर ली इसकी देखभाल, मैं अपने बच्चों को गरीबी की जिंदगी दे रहा हूँ और ये अकेले अंगूर बेचकर मालकिन बनी बैठी है। अब इसके अंगूर के पेड़ पर मैं कब्जा करूंगा। तभी सारे अंगूर बेचकर शिल्पा आकर कहती है, चाचा देखो, आज भी मेरे अंगूरों की काफी ज्यादा बिक्री हुई है।
मैं बहुत खुश हूँ। जाते जाते पिताजी सच में मुझे बहुत अच्छा तोहफा देकर चले गए। आज भी पिताजी की बहुत याद आती है। हाँ बेटा, मुझे भी। अब जो तूने अपनी शादी के लिए पैसे जोड़े हैं ना, इतनी कमाई करके कहाँ जाएगी? इसको तो मैं हड़प ही लूंगा। हाँ चाचा, थोड़े बहुत। चलो बढ़िया है। इस तरह शिल्पा की अंगूर से काफी ज्यादा अच्छी कमाई हो रही थी। वहीं दूसरी ओर राजन का काम ठप हो चुका था। एक दिन राजन सोते हुए शिल्पा पर चाकू से वार करता है। शिल्पा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चाचा चाचा, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे मार रहा हूँ। तू अकेली मालकिन बनी फिरती है ना इस अंगूर के पेड़ का, लेकिन अब इसकी सारी कमाई मैं लूंगा। तुझे मरना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। तू देगी नहीं, इसलिए तो मैं कब्जा कर रहा हूँ। शिल्पा खुद को नहीं बचा पाती। इतने में राजन उसे मार डालता है, जिसके बाद उसकी आत्मा अंगूर के पेड़ में कैद हो जाती है और वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन्होंने मुझे मेरे पिताजी की आखिरी निशानी के लिए मार डाला। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी और को ये अंगूर का पेड़ नहीं दे सकती। कुछ देर बाद अंगूर के पेड़ पर गांव के 2 आदमी आकर अंगूर तोड़ते हैं। अरे, अंगूर की जो मालकिन थी वो तो जन्नत चली गई। अब तो हम फ्री में इस पेड़ के अंगूर खा सकते हैं। हाँ महेंद्र भाई, आप तो छक कर अंगूर खाएंगे। तोड़ो तोड़ो अंगूर तोड़ो। जो भी मेरे पिताजी के अंगूर के पेड़ पर हक जमाएगा, मैं उसे मार डालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों आदमियों को अंगूर बनाकर उसी पेड़ पर लटका देती है। अब जो भी मेरे पेड़ के अंगूर खाएगा, उसे मैं अंगूर ही बना दूंगी। छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। चुपचाप यहीं लटके रहो। फिर चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर खुद ही अंगूर खाने लगती है और कुछ देर बाद राजन अंगूर तोड़कर कहता है, अब मैं भी अंगूर को बेचकर पैसे कमाऊंगा। ये तो आपकी गलतफहमी है चाचा। आपने मुझे मार डाला, अब आपकी बारी है। बदला चाहिए मुझे, बदला। ये कहकर चुड़ैल पेड़ से कूदकर राजन का गला पकड़ लेती है और वो कहता है, शिल्पा, तू वापस कैसे आ सकती है? हाँ, आपसे बदला लेने के लिए वापस आ गई हूँ। मैंने आपको चाचा का दर्जा दिया और आपने मेरे साथ इतना गलत किया। इतना कहते ही चुड़ैल हवा में उठाकर उसे मार डालती है। पर बदला लेने के बाद भी वो लोगों की जान लेते रहती है, क्योंकि गांव वाले बेफिक्र होकर अंगूर के पेड़ में लगे अंगूर खाने लगते हैं। इस तरह वो सबको मारने लगती है। ये देखकर गांव की पंचायत कहती है, अरे, वो चुड़ैल एक एक करके हमारे गांव के आदमियों को मार रही है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, वरना हमारा गांव खाली हो जाएगा। हमको कैसा भी करके इसको सबको रोकना होगा। आज चलो तांत्रिक बाबा के पास। ये कहते ही वो लोग तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। तभी तांत्रिक आंखें बंद करके उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ जान लेता है और कहता है, मैं जान गया हूँ वो सब क्यों कर रही है ऐसा। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, पर अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है कि उस अंगूर के पेड़ को ही जला दो। उसमें उसकी आत्मा, उसके पिता की यादें दोनों बसी हैं। तांत्रिक बाबा, हम उसे ऐसे ही जाकर तो नहीं मार सकते हैं। हाँ, इसलिए तो मैं त्रिशूल लेकर आया हूँ। जाओ, तुम इसे एक बार उस अंगूर के पेड़ पर चला दो। उसके बाद उसकी सारी शक्तियाँ लगभग खत्म हो जाएंगी। फिर तुम उसे जला देना। तो शुक्रिया बाबा। तभी गांव के पंचायत के लोग मशाल लिए अंगूर के पेड़ के पास जाते हैं, जहां उसके पास आने पर भी चुड़ैल 2 लोगों को मार देती है। फिर किसी तरह से एक व्यक्ति त्रिशूल लिए अंगूर के पेड़ पर वार करता है, जिससे चुड़ैल झटपटा जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी पंचायत के लोग मिलकर मशाल से उस पेड़ को जला देते हैं, जिसके जलते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है। इस तरह अंगूर के पेड़ के साथ वो चुड़ैल भी खत्म हो जाती है और हमेशा के लिए गांव के लोग मौत के खेल से रिहा हो जाते हैं। पेड़ से निकली चुड़ैल। काली अंधेरी रात थी, चारों तरफ काले बादलों का साया। बादलों से बिजली जोर जोर से कड़क रही थी, मानो जैसे आज कुछ अनहोनी होने वाली हो। इतनी काली रात के साये में चारों तरफ कोहरा छा रहा था और तभी 2 आदमी लालटेन लेकर जंगल की तरफ बढ़ते आ रहे थे, जिनमें से एक आदमी कहता है, भाई, रात बहुत हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें घर की तरफ को जाना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं लौट सकते। आज हमें उस चुड़ैल को वहां से भगाना ही होगा। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो चुड़ैल मामूली चुड़ैल नहीं है।
अगर वो बाहर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो पहले से ही हो रहा है, इससे ज्यादा अनर्थ और क्या होगा। गांव के कई लोग मारे गए हैं, तुम्हें गांव के लोगों की जरा भी फिक्र नहीं है? कितने मासूम बच्चे भी अपनी जान से चले गए हैं। आज की रात हमें उसे खत्म करना ही होगा। जैसा जैसा पंडित ने बताया है मुझे सब कुछ याद है, तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। रंजीत लालटेन लेकर आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। जंगल की कुछ ही दूरी पर चलने के बाद एक बहुत बड़ा घना पेड़ दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ काले काले बादल मंडरा रहे होते हैं। तभी रंजीत मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वक्त तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे ही रंजीत मंत्र को पूरा करता है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और उस पेड़ में से दो बहुत बड़े हाथ निकलकर बाहर आते हैं। ये सब देखकर प्रवेश वहां से भाग रहा होता है, लेकिन पेड़ का हाथ उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उस पेड़ के अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर आती है और प्रवेश को देखकर कहती है, ताजा ताजा लग रहा है, मुझे खाने पर तो बहुत मजा आएगा। चुड़ैल, चुड़ैल मुझे छोड़ दे। चुड़ैल, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इसकी बातों में आकर यहाँ पर आ गया। तुझे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे खाकर तो मैं अपना पेट भरूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल उसे सीधा अपने मुंह में निगल जाती है। ये सब नजारा रंजीत अपनी आंखों से देख रहा होता है, जिसके बाद रंजीत अचानक से बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रंजीत की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने गांव के सभी लोगों को खड़ा हुआ देखता है, जिसके बाद वो बुरी तरह घबरा जाता है और घबराहट में कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या उसने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं अभी भी धरती पर हूँ या फिर स्वर्ग में पहुंच गया? तभी एक आदमी उससे कहता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल सही सलामत हो और हमारे सामने बैठे हो। रात के अंधेरे में तुम उस मनहूस पेड़ के पास क्या करने गए थे? रंजीत इतना सुनते ही जोर जोर से रोने लगता है और गांव वालों से कहता है, मैं उस चुड़ैल को मारने के लिए गया था। उस चुड़ैल ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार दिया। मुझे उस चुड़ैल से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की मौत का बदला लेना था। वो चुड़ैल सच में बहुत शक्तिशाली है। उस चुड़ैल के सामने हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसने मेरे दोस्त प्रवेश को भी मार दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और रंजीत से कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो बहुत पुराना पेड़ है, लगभग 100 साल पुराना। उसके अंदर जो चुड़ैल है वो बहुत शक्तिशाली है और कई सालों से उस पेड़ के ऊपर कब्जा करके बैठी है। कुछ समय पहले की बात है, चुड़ैल इसी गांव में एक कुमार की बेटी हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती से मुखिया के बेटे राहुल से अपना दिल लगा बैठी। वो बेचारी नहीं जानती थी कि वो जिससे प्यार करती है वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। जब इस बात का पता मुखिया को लगा तो मुखिया को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे से कहा, जिस लड़की के चक्कर में तुम पड़ रहे हो वो हमारे खानदान के लायक नहीं है। अरे पिताजी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गंवार लड़की से प्यार करता हूँ? अरे मैं तो सिर्फ अपना दिल बहला रहा था। आप तो जानते ही हैं, जब से मैं शहर से आया हूँ मेरी तो पूरी अय्याशी ही बंद हो गई है और हम ठाकुर होकर भी अय्याशी न करें तो लानत है हम लोगों पर। अपने बेटे की ये बात सुनकर मुखिया अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज ही मैं तुम्हारे लिए एक जश्न करवाता हूँ, उसमें तुम्हारे लिए बाहर से लड़कियां मंगवा दूंगा, तुम्हें जितनी अय्याशी करनी है कर लेना। मुखिया ने उस रात अपने बेटे के लिए कई सारी लड़कियों को बुलवा दिया। राहुल शराब के नशे में धुत पूरी अय्याशी कर रहा था। ये सब उस गरीब कुम्हार की बेटी रागिनी ने किसी तरह छुपकर उनके घर में जाकर देख लिया। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद रागिनी वहां से भागती हुई जंगल के उस पेड़ के पास पहुंच गई, जहां वो बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास काली शक्तियां वाली औरत आई, जिसने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो, लेकिन इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो और उन सभी से बदला लो। लेकिन मैं राहुल से प्यार करती हूँ,
मैं उससे बदला कैसे ले सकती हूँ? जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तुम उससे कैसे माफ कर सकती हो? तभी वो औरत रागिनी के सिर पर हाथ रखती है और उसे पूरी घटना दिखाती है, जिसे देखने के बाद रागिनी उस औरत से कहती है, अरे ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। राहुल ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या सिर्फ मैं उसका दिल बहलाने के लिए थी? हाँ, अब वक्त है सबको उनकी करनी की सजा देने का। इस दुनिया में सभी लोग धोखेबाज होते हैं। मैं तुम्हें मारकर अमर करना चाहती हूँ। उस काली शक्तियों वाली औरत ने रागिनी को अपनी बातों में फंसा लिया और उसकी उस पेड़ के सामने बलि चढ़ा दी, जिसके बाद उसने उसकी आत्मा को उस पेड़ के साथ जोड़ दिया। जब तक उस पेड़ से उसकी आत्मा अलग नहीं होगी, उस पेड़ से रागिनी की चुड़ैल कभी मुक्त नहीं होगी। लेकिन इस चुड़ैल को गांव से निकालने का कोई तो उपाय होगा। अब तुम्हारी मदद सिर्फ अघोरी बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि जितनी शक्ति एक चुड़ैल के अंदर होती है उसकी 10 गुना ज्यादा शक्ति एक अघोरी में होती है, और तुम्हें अघोरी बाबा जंगल में ही मिलेंगे। इतना सुनते ही रंजीत अपने आप को भी नहीं देखता और अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रंजीत को अघोरी बाबा कहीं नजर नहीं आते। तभी उसकी नजर एक शमशान घाट में पड़ती है, जहां एक अघोरी बाबा तपस्या कर रहे थे। रंजीत उनके पास जाता है और उन्हें उस पेड़ की चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद अघोरी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। इस चुड़ैल को भगाने के लिए हमें चुड़ैल की शादी करवानी होगी, लेकिन अपनी बलि कौन देगा? ये सुनते ही रंजीत के हाथ पैर कांपने लगते हैं और ना चाहते हुए भी वो कहता है, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं जीकर क्या करूंगा? इससे अच्छा तो है कि मैं चुड़ैल से शादी करके इन गांव वालों की जिंदगी बचा लूं। रंजीत कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अघोरी वहां बैठकर अपनी शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलती है और अघोरी से कहती है, क्या करने आया है तू अघोरी? यहाँ से चला जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देख चुड़ैल, तुझे इस पेड़ के साथ पूरे 100 साल हो चुके हैं। अपनी मौत का बदला तो तू ले चुकी है और सबको मार चुकी है। अब तो यहाँ से मुक्त हो जा। अघोरी, तू तो जानता है कि मुझे सिर्फ एक ही प्रकार से मुक्ति मिल सकती है, जो हो नहीं सकता। हो सकता है एक इंसान है जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तभी रंजीत चुड़ैल के सामने आता है। जैसे ही चुड़ैल रंजीत को देखती है, वो अचंभित रह जाती है, क्योंकि रंजीत की शक्ल बिल्कुल उसके प्रेमी राहुल के जैसी होती है। जिसके बाद चुड़ैल उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और अघोरी काली शक्तियों के द्वारा उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ओम हीम क्लीम चामुंडाय विचे नमः। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। जैसे उन दोनों की शादी हो जाती है, पेड़ अपने आप जलकर राख हो जाता है और रागिनी को उस पेड़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद से गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। सौतेली बेटी पर चुड़ैल माँ का कहर। आधी रात का समय होता है। चारों तरफ से आंधी तूफान चल रहे थे। इतनी रात के अंधेरे में एक छाया नाम की चुड़ैल लड़की पेड़ की टहनी पर बैठे हुए सुबह सुबह कर रो रही थी। आखिर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? ये सब मेरे सौतेले भाई बहनों के कारण हो रहा है। वही मेरी सौतेली माँ को मेरे बारे में बताते हैं। छाया ऐसा सोच कर रो ही रही होती है कि तभी उसे भूत और चुड़ैलों के चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है मेरे सभी नचेड़े भाई बहन आने वाले हैं। अगर वो आएंगे तो उनके साथ माँ भी होगी। मुझे छुप जाना चाहिए। छाया पेड़ों की झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। देखते ही देखते वहाँ कई सारे भूत और चुड़ैल के बच्चे आ जाते हैं। अरे वो पिदूनी कहाँ गई? कहीं भी नजर नहीं आ रही। जब तक चूहिया को परेशान और टॉर्चर ना कर लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तो अपना कहर बरसा कर ही रहूंगी। वो मेरे हाथों नहीं बचेगी। अरे आखिर तुम उस बेचारी के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो उसे और उसे अपने तरीके से जीने दो। चुप रहो तुम।
चुड़ैल होने के नाम पर वो धब्बा है धब्बा। उसे टॉर्चर करने में सुकून मिलता है, वो जो इंसानों को मारने में भी नहीं मिलता। तभी उन सभी भूत और चुड़ैलों के बच्चों को अचानक से झाड़ियों के पास हलचल महसूस होती है। उधर से कुछ हलचल महसूस हुई। कहीं हमारी सौतेली बहन यहीं तो नहीं छुपी हुई? क्या पता कोई जानवर हो। चलो छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। अरे चाहे हमारी सौतेली बहन हो फिर चाहे कोई जानवर, वो आएगा तो हमारे काम ही। चलो उसका शिकार करते हैं। जैसे ही वो सभी झाड़ियों को हटाकर देखते हैं, वहाँ छाया होती है, जिसके बाद वो सभी उसे पकड़ लेते हैं। चलो चलो, इसे तो माँ के पास ही लेकर चलते हैं। अब इसका इलाज वही करेंगी। नहीं, मुझे माँ के पास मत लेकर जाओ। मैं बहुत मुश्किलों से अपना पीछा छुड़वा कर आई हूँ। मुझे माँ के पास मत लेकर जाओ। छाया अपने भूतिया सौतेले भाई बहनों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई भी उसकी एक बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो सभी उसे बंदी बनाकर अपनी माँ के पास ले जाते हैं। देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, है ना एकदम रास्तिक। अपन को तो पता था ये हमारे भूतिया गार्डन में बैठी होगी, इसलिए मैं इन सभी को वहीं लेकर गया। इस बात के लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा मेरे बच्चे। जाओ और जितना गोश्त खाना है खा लो। चुड़ैल के सभी बच्चे शेर का गोश्त खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन माया अपनी चुड़ैल माँ से कहती है, माँ, इस बेचारी को छोड़ दो। क्या इसकी जान के पीछे पड़ी हो? इसके अंदर हमारी तरह शक्तियाँ नहीं है। तुम्हें इससे बहुत ज्यादा लगाव है। मेरी बात मानो तो इससे दूर रहो। इसे टॉर्चर करना सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है। जाओ, अब यहाँ से चली जाओ मेरी प्यारी बच्ची। अपनी चुड़ैल माँ की बात मानकर माया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी सौतेली बेटी को सताना शुरू कर देती है। तुम मेरी गिरफ्त से भाग कैसे गई? इतनी मजबूत गिरफ्त मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बनाई थी। तुम्हारे अंदर कुछ तो अलग बात है जो तुम बिना समय गवाए मुझे बताओ। जल्दी बताओ मुझे उसके बारे में। माँ, तुम्हें गलत महसूस हो रहा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बातों का विश्वास मानो माँ। मेरे पास कोई आधुनिक शक्तियाँ नहीं है। मुझे छोड़ दो। लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही, इसलिए मुझे तुम्हें अलग तरीके से समझाना होगा। चुड़ैल अपनी भूतिया शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी सौतेली बेटी को परेशान करने लगती है, जिसके चलते उसकी सौतेली बेटी के पूरे शरीर में एक करंट दौड़ने लगता है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे क्यों तकलीफ पहुँचा रही हो? आप मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो माँ। क्योंकि तेरे अंदर मेरे पति की सारी शक्तियाँ मौजूद है। जब तक मुझे वो सारी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो जाती, मैं तुझे इसी प्रकार से तकलीफ देती रहूंगी। भूत और चुड़ैल की दुनिया में बेचारी छाया का बहुत बुरा हाल होता है। उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर दिन रात अत्याचार पर अत्याचार करती रहती है। वो कभी उसे मकड़ियों के पास छोड़ देती है तो कभी उसे बहुत ही खतरनाक भूतों के पास छोड़ देती है, जिनसे बेचारी छाया को अकेले ही लड़ना पड़ता है। एक रात छाया रोते हुए अपने आप से कहती है, और कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करती रहूंगी? मुझे यहाँ से जाना होगा, इस कैद से निकलना होगा, नहीं तो मेरी सौतेली माँ एक दिन मुझे इसी प्रकार से अपनी भड़कती हुई जलन की आग में मार ही डालेगी। मुझे जाना होगा। छाया किसी तरह से भूत और चुड़ैलों की दुनिया से निकलकर धरती लोक पर आ जाती है, जहाँ पर उसे कई सारे इंसान दिखते हैं। वो एक पेड़ पर बैठकर लोगों को देखने लगती है। देखो, आज हम सभी गिल्ली डंडा खेलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं खेलूंगा। अरे राजू, जब भी हम कोई खेल शुरू करते हैं तुम हमेशा सबसे पहले खेला करते हो। आज तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बारी है। ऐसा कहने के बाद राधा गिल्ली डंडा खेलने लगती है। दोनों मिलकर गिल्ली डंडा खेलते हैं। ये सब देखकर छाया को बहुत खुशी मिल रही होती है। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उन्हें प्यार करते हुए खाना खिलाने घर पर ले जाती है। छाया उनका पीछा करते करते उनके घर की खिड़की के पास पहुँच जाती है। काश मेरी माँ भी होती और मुझे इसी प्रकार से अपने हाथों से भोजन खिलाती। छाया को अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी इन इंसानों की तरह बन जाऊं और फिर यहीं रहने लगूं। ये सोचकर छाया अपना रूप बदल लेती है और इंसान के रूप में आ जाती है। उस दिन के बाद से वो राजू और राधा के साथ खेलने का मौका ढूंढने लगती है।
एक दिन वो उन दोनों के सामने आती है और फिर उन दोनों से कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो, लेकिन इसे खेलते कैसे हैं? मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें डंडे को पकड़ना है और गिल्ली पर जोर से मारना है, जिसके बाद गिल्ली बहुत दूर जाकर गिरेगी। राजू के बताने पर छाया बिल्कुल उसी प्रकार से खेलती है, जिसके बाद वो गिल्ली को बहुत दूर तक मारती है। देखते ही देखते वो सभी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शाम का वक्त हो गया है, हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। वैसे छाया, तुम कहाँ रहती हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मेरे माता पिता भी नहीं है, इसलिए मैं पेड़ों की छांव में सो जाती हूँ। ये सुनकर राधा और राजू को बहुत अफसोस होता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उनकी माँ छाया को बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे छाया उनके साथ ही रहने लगती है, बिल्कुल एक परिवार की तरह। लेकिन छाया की सौतेली चुड़ैल माँ उसे ढूंढते हुए धरती पर आ जाती है। तो यहाँ पर छुपी बैठी है तू। तुझे क्या लगा था कि हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? अब देख मेरे सारे बच्चे तेरा क्या हाल करेंगे। अपनी चुड़ैल माँ को देखकर बेचारी छाया बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इस बार माया उसका साथ देती है और उसके बराबर में जाकर खड़ी हो जाती है। मेरे होते हुए आप इसे कुछ नहीं कर सकती हो माँ। वहीं दूसरी तरफ राजू और राधा ये सब देख रहे होते हैं। अरे ये लड़की तो चुड़ैल निकली। तुमने सही कहा, लेकिन ये बेचारी इन भूत और चुड़ैलों के साथ फंस गई है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राधा और राजू ऐसा सोचकर मदद के लिए चले जाते हैं। वहीं माया अपनी माँ से अपनी सौतेली बहन छाया के लिए लड़ाई शुरू कर देती है। चुड़ैल अपनी बेटी माया को मारती है और साथ ही साथ अपनी सौतेली बेटी को भी बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। तुम दोनों ही मेरे लिए बगावत कर रहे हो, इसलिए अब तुम दोनों का जिंदा रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगी। चुड़ैल अपना आखिरी दांव करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ एक अघोरी बाबा आ जाते हैं। चुड़ैल के ऊपर वो पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। तुमने ये क्या किया? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जैसे भगवान ने इस दुनिया में अच्छाई और बुराई बनाई है, उसी प्रकार यहाँ दो तरीके की आत्माएं होती है। एक अच्छी होती है तो दूसरी बुरी होती है। तुम उनमें से हो जो बहुत बुरी आत्मा हो। तुम इस बेचारी की सारी शक्तियां छीनने के लिए इसे मारना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अघोरी अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करता है, जिसके चलते चुड़ैल का पूरा शरीर जलकर राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें बचा लिया है। मैं तुम्हारी मोक्ष के लिए एक यज्ञ करूंगा, जिसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सुनकर छाया बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजू और राधा उसके पास आते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारी दोस्त हो, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज है। छाया अपने दोनों दोस्तों से अच्छे से मिल लेती है। वहीं अघोरी यज्ञ के दौरान छाया की आत्मा को मोक्ष दिला देता है, जिसके बाद छाया वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।